बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1 फिजिक्स की। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हम इस साल एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के रिलेटेड आपको एग्जाम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इस प्रिपरेशन के तहत आपको पेपर पेयरिंग स्कीम से गाइड किया जा रहा है। हर चैप्टर का, फिजिक्स के हर चैप्टर के बारे में आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। चाहे वो क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज के अंदर हैं, चाहे वो चैप्टर के अंदर से क्वेश्चंस हैं, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो स्टूडेंट्स आपसे शेयर किए जा रहे हैं। अभी तक आपको चैप्टर 4 तक, 4 चैप्टर की एक्सरसाइज तक आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तमाम लेक्चर्स, तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर के, सेकंड चैप्टर के, थर्ड चैप्टर के। आज हम 4 चैप्टर के ना, चैप्टर के अंदर से वर्क एंड एनर्जी चैप्टर के अंदर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, वो आपसे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पंजाब के तमाम बोर्ड के स्टूडेंट्स के रिलेटेड हैं, चाहे आप लाहौर, गुजरात, गुजरात फेडरल बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं ना, तो इन क्वेश्चंस को आप लाजमी कीजिएगा। हाँ, अगर आप इसके अलावा भी करना चाहते हो, आपने याद भी किए हुए हैं, तो वो तो वेल एंड गुड है, उसमें आपको कोई ऐसी परेशानी नहीं है। इसमें ये चीज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने इन्हीं को बस प्रिपेयर करना है। हाँ, इनको आपने प्रायोरिटी देनी है, आपने नंबर 1 पर इनको रखना है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर से आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से करने हैं। तो इससे पहले वीडियो को शुरू किया जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। तो चले हम पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जो हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर से करने हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस उनका सोल्यूशन नहीं देखा हुआ, तो स्टूडेंट्स, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, आप जाएं, क्लिक करें, इंशाल्लाह आपको बेनिफिट होगा। और इस चैनल के थ्रू आपको क्वेश्चन के आंसर इस वजह से प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आपको इतनी सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश के अंदर आपको प्रोवाइड किए जाएं कि आपको समझने में एक इजीनेस हो, दूसरा आपको आसानी से याद हो सके। तो स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं अपने पेज की तरफ और देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। 4 चैप्टर के अंदर से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको स्टूडेंट्स करेंगे। हाँ, इसके अलावा भी आप कर सकते हैं अपनी चॉइस से, किसी भी की बुक से, या आप नोट्स किसी टीचर के यूज कर रहे हैं तो आप कर लें, लेकिन इन शॉर्ट क्वेश्चन को आपने स्किप नहीं करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 4 चैप्टर वर्क एंड एनर्जी के अंदर से सवाल नंबर 1 है, व्हाट इज या डिफाइन स्केप वेलोसिटी, और इसकी वैल्यू बताएं अर्थ की। यानी कि अर्थ पर स्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है। तो स्केप वेलोसिटी किसे कहते हैं? स्केप वेलोसिटी कहते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया, यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको ऊपर की तरफ फेंका, तो वो इतनी दूर चला गया कि उसके ऊपर ना ग्रेविटेशनल फील्ड यानी कि जी की वैल्यू उसके ऊपर लग नहीं सकती, यानी कि जो ग्रेविटेशन फील्ड है ना, वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर उस लगेगी नहीं, मतलब उसको खींच नहीं सकती। तो ऐसी वेलोसिटी को क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। इसकी वैल्यू जो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी मतलब अर्थ की वो कौन सी वैल्यू है जिससे बाहर एक ऑब्जेक्ट चल जाए तो जमीन उसको अपनी तरफ नहीं खींच सकती, वो है 11.2 kms-1, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 जो आप करेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर से, वो है, कहता है कि नीचे दिए गए दो जो टर्म्स है ना, उनको जरा एक्सप्लेन कर दें, डेफिनेशन लिख दें। एक ग्रेविटेशनल फील्ड और दूसरा कंजर्वेटिव फील्ड। पहले हम आंस करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड का। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, डिफरेंशिएट या डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड कंजर्वेटिव फील्ड, या डिफरेंशिएट या डिफरेंस, दोनों वर्ड्स सेम ही है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड कौन सी होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट के ना इर्द गिर्द एक ऐसा इलाका, एक ऐसा रीजन कहते हैं इलाके को। तो नेक्स्ट जो इसका आंसर है वो नेक्स्ट। अब ये पेज नंबर 2 है, इसके ऊपर ना आपको जो क्वेश्चन मैंने बोला है ना कि ग्रेविटेशनल फील्ड और कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशंस, तो उसका ना आंसर आधा यहाँ पर मौजूद है। देखिएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड एक ऐसी फील्ड है जो एक किसी भी ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द वो इलाका जिसके अंदर रह कर ना वो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है। तो ऐसी फील्ड को, ऐसे इलाके को, उस जिस्म के इर्द गिर्द उतने इलाके को हम क्या कह सकते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप मैग्नेट को देखें ना, मकनातीस को देखें, तो उसके उसके थोड़ी सी करीब एक और मैग्नेट रखे तो वो उसको अपनी तरफ खींचता है, लेकिन उसको आप उसी दूसरे मैग्नेट को अगर उस मैग्नेट से काफी दूर ले जाएं तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं करता।
आपको अट्रैक्शन फील ही नहीं होती। तो जब आप उसको उतना करीब करेंगे कि जहां तक वो दूसरे मैग्नेट को अपनी तरफ खींचेगा, तो वो उतना एरिया क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा। ठीक है। अब कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है? कंजर्वेटिव फील्ड ना एक ऐसा इलाका, एक क्लोज्ड पाथ, ऐसा क्लोज्ड पाथ, ऐसा गोल चक्कर, ऐसे फील्ड, ऐसे इसको समझ लेना, ऐसा गोल चक्कर, क्लोज्ड पाथ, ओपन पाथ नहीं, क्लोज पाथ। ठीक ठीक है। जिसके अंदर वर्क डन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट करता है ना, तो आंस जीरो ही आता है। और ऐसे क्लोज्ड पाथ को और उस क्लोज पाथ के अंदर इलाके को क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। तो ये डिफरेंस बिटवीन आ सकता है ग्रेविटेशनल फील्ड एंड कंजर्वेटिव फील्ड। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपने चैप्टर नंबर 4 के अंदर से करना है वो है राइट ऑन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर सेल 2 उसने लिखा हुआ है। या मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी, वो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का दूसरा नेम है। तो सोलर सेल के आपने दो फायदे और दो नुकसानात लिखने हैं, मिनिमम आपने दो तो लिखने ही है। अगर आपको वो दो नहीं, साथ टू नहीं मेंशन करता, तो आपने मिनिमम दो फायदे और दो नुकसानात लिखने हैं। सोलर सेल किसे कहते हैं? आपको समझाता हूँ। आप ये अक्सर आप देखते नहीं है कि घरों में सोलर लगे होते हैं, जो बिजली को दिन को क्या करते हैं, वो आपके घर की जितनी भी लाइट्स वगैरह होती हैं वो उसके ऊपर चलती हैं। तो सोलर सेल उनके अंदर जो बैटरीज लगी होती हैं, जो सेल लगे होते हैं ना सोलर के अंदर, उसको कहते हैं सोलर सेल। तो इसके दो फायदे क्या हैं? नंबर वन तो इसका ना फायदा ये है कि ये ना जितने भी सैटेलाइट्स हैं ना, उनके अंदर ये यूज़ होता है। जैसे मिसाल के तौर पर क्रिकेट का मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में या न्यूज़ीलैंड वगैरह में, तो सैटेलाइट के थ्रू आपको आपके मुल्क के अंदर दिख रहा होता है। तो वो जो सैटेलाइट फेंकते हैं ना उस कंट्री के अंदर, तो उसके ऊपर एक सोलर सेल लगा देते हैं, जो उसको उसकी बैटरी को चार्ज करता रहता है। ठीक है? नंबर 1 तो इसका ये फ़ायदा है। नंबर 2 इसका क्या फ़ायदा है जी? हम इसकी वजह से वेदर प्रेडिक्शन करते हैं कि जी कल बारिश होगी, नहीं होगी, क्या होगा? तमाम वेदर की अपडेट जो होती है ना, ये सोलर सेल की मदद से हासिल की जाती है। अब डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स इसका देखें, अगर तो क्लाउडी वेदर होगा ना, यानी कि बादल वगैरह होंगे, तो याद रखिएगा आपका जो सोलर सिस्टम है ना, वो कभी भी चार्ज ही नहीं होगा, ये धूप से चार्ज होता है। तो ये सबसे बड़ा इसका ये डिसएडवांटेज है। तो ये क्वेश्चन आपको मोस्टली आया करता है पेपर में, या खाली एडवांटेज भी पूछ सकता है या खाली आपको डिसएडवांटेज भी वो सोलर सेल के पूछ सकता है। पेज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 जो आप चैप्टर नंबर 4 के अंदर से, ये वो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो चैप्टर नंबर 4 के अंदर से आएंगे। क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है डिफाइन पावर एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। पावर की डेफिनेशन लिखनी है और इसका एसआई यूनिट का सिर्फ नाम बताना है। या वो आपसे कह सकता है कि डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ पावर है, पावर के एसआई यूनिट की डेफिनेशन लिखो। या आपसे वो कह सकता है डिफाइन द वाट यूनिट ऑफ पावर, वाट वाट की आप डेफिनेशन लिखो। तो ये मैंने 3 सिचुएशन आपको बताई हैं। इस तरह ये क्वेश्चन आपसे कह सकता है। अक्सर स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चलता कि पावर का यूनिट क्या है एसआई, तो वो वाट है। तो क्वेश्चन वो इस तरह दे देता है डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ पावर, तो वो वहां पर पावर की डेफिनेशन लिखने लग जाते हैं स्टूडेंट्स। नहीं, वहां पे आपने वाट की डेफिनेशन लिखनी है, क्योंकि पावर का एसआई यूनिट वाट है। तो इसकी जो आपको पता छोटी सी इसकी डेफिनेशन है, और इसका वाट का भी जो इसका एसआई यूनिट है पावर का, वाट, उसकी भी डेफिनेशन छोटी सी है। तो ये आपकी बुक में टॉपिक है 4.4। तो पेज नंबर 82 से 83 के अंदर देखेंगे आपको ये दोनों डेफिनेशंस मिल जाएंगी, बहुत सिंपल वर्ड्स में वहाँ पे लिखी हुई थी। मैंने सोचा कि इसको मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वहाँ से ही मोस्टली स्टूडेंट्स जो है ना वो याद करते हैं। तो ये क्वेश्चन आएगा इसी तरह, मैं दोबारा से कह देता हूँ, या कह सकता है डिफाइन पावर राइट इट्स एसआई यूनिट। आप पावर की डेफिनेशन लिखोगे, एसआई यूनिट सिंपल उसका नेम बता दोगे। या वो कहेगा डिफाइन द यूनिट ऑफ पावर, यानी कि पावर के यूनिट की डेफिनेशन लिखो, तो अब आप वाट की डेफिनेशन लिखोगे। या वो आपसे कह सकता है डिफाइन वाट विच इज द यूनिट ऑफ पावर, तो तब भी आप वाट की ही डेफिनेशन लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 5 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करें ना, ये क्वेश्चन आपको लाजमी मिलेगा। कहता है डिफाइन वर्क एनर्जी प्रिंसिपल और स्टेट इट्स रिलेशनशिप, या इसको इस तरह भी कह सकता है स्टेट इट्स, या राइट डाउन इट्स एक्सप्रेशन, या आपको इस तरह भी कह सकता है राइट डाउन इट्स इक्वेशन। यानी कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की डेफिनेशन लिखो, या उसका रिलेशनशिप मांगे तब भी एक ही चीज़ है, इक्वेशन मांगे तब भी एक ही चीज़ है, या ड्राइव एक्सप्रेशन मांगे तब भी एक ही चीज़ है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले आप वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की डेफिनेशन लिखोगे। मैंने सिंपल वर्ड्स में लिखी है, सिर्फ समझाता हूँ आपको। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल एक ऐसा असूल है
है वर्क करने का, काम करने का एक ऐसा असूल है जिसमें एनर्जी काइनेटिक, जिसमें काम जो है ना, वर्क जो है किसी भी बॉडी के ऊपर काम किया जाए तो वो चेंज हो जाता है, काम किसमें, एनर्जी में चेंज हो जाता है। एनर्जी की भी कौन सी फॉर्म, काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाता है। यानी कि मैंने किसी भी बॉडी के ऊपर काम किया, कोई भी फोर्स लगाई, उसको धक्का लगा के मैंने आगे को किया और वो बॉडी जो है ना वो वर्क से ना अब ये उसके ऊपर मैंने फोर्स लगाकर वर्क किया ना, तो वर्क को वो तब्दील कर दे, काइनेटिक एनर्जी में तब्दील कर दे, तो याद रखिएगा ऐसे असूल को कहते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो इसकी रिलेशनशिप या इक्वेशन या एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, मिसाल के तौर पर ना, अब ये इंग्लिश है, सिंपल वर्ड्स में मेरा काम सिर्फ समझाना है। देखें, मैंने एक बॉडी ली, उसके ऊपर मास, मतलब बॉडी के ऊपर मास m है, मैंने उसको इनिशियल स्पीड से पुश किया vi से, फोर्स लगाई F, और उसने बॉडी ने ना जो फासला तय किया ना, अब ये फासला ऊपर को नहीं है, ये वर्टिक ऊपर को नहीं मैंने फेंका, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये उस बॉडी ने ना जो फासला तय किया, वो फासला तय किया d डिस्प्लेसमेंट, और तय करने के बाद वो एक फाइनल पॉइंट पे पहुंच गया vf पर। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड इक्वेशन, न्यूटन की जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या है, 2as था ना, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। लेकिन अब ना यहाँ पे 2as, s आपको पता है फासले को कहते हैं, डिस्टेंस, मतलब एस सिंपल हमेशा हम डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, लेकिन जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इकट्ठा आ जाए ना, जैसे कि अब आपने ऊपर कंसीडर किया, तो यहाँ पे आप 2ad लिखेंगे, ठीक है। तो 2ad इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब d को इसी तरफ रहने दें और 2 को ना राइट साइड की तरफ ना डिवाइड कर दें, क्योंकि इस तरफ वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो d इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर ओवर 2a, तो ये आपकी इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू ना न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था, अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू एम ए, इक्वेशन 2 बन गई। अब ना फर्स्ट इक्वेशन जो कि बनी थी, आपको मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये पेज नंबर 4 है, नेक्स्ट पेज के ऊपर आप मूव ऑन कर गए। तो जो पीछे आपने इक्वेशन 1 बनाई थी, वो बनाई थी d इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर ओवर 2a। अब दूसरी इक्वेशन बनी F इज इक्वल टू एम ए, इन दोनों को आपस में ना मल्टीप्लाई करें, तो मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशंस। तो f मल्टीप्लाई बाय d, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाली जो दोनों इक्वेशन है वो लेफ्ट हैंड साइड आपस में मल्टीप्लाई होगी, और राइट हैंड साइड्स दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो पहली इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड थी d, और दूसरी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड साइड थी f। तो f मल्टीप्लाई बाय d इज इक्वल टू, ब्रैकेट डालें, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर ओवर 2a, ब्रैकेट क्लोज, और राइट हैंड साइड दूसरी की क्या थी, एम ए। अब a से कैंसिल हो गया क्योंकि a के बटे के नीचे था और दूसरा उससे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा एफ डी, एफ मल्टीप्लाई बाय डी किया तो एफ डी आ गया ना, एफ डी इज इक्वल टू, एफ डी किसके इक्वल टू, अब 1/2 को ना साइड पे कर लें क्योंकि बटे के ऊपर 1 बचता है, ठीक है ना। तो 1/2 ब्रैकेट के अंदर m, फिर वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अब m को ना वी एफ स्केयर से भी मल्टीप्लाई दे दे और वी आई स्केयर से भी मल्टीप्लाई दे दे, तो बन जाएगा एफ डी इज इक्वल टू, एफ डी इज इक्वल टू 1/2 m वी एफ स्केयर माइनस, फिर 1/2 को भी साथ मल्टीप्लाई देना, तो 1/2 एम वी आई स्केयर। अब ना 1/2 एम वी स्केयर ये क्या होता था, ये के डॉट ई का फार्मूला है, ठीक है ना। तो अब v के साथ f आ गया, तो ये के डॉट ई फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, और दूसरी देखें वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ पर आ जाएगा एफ डी किसके इक्वल होता था, वर्क डन के, तो वर्क इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल में से माइनस करें इनिशियल, तो आपको पता है ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो यही हमने प्रूव करना था कि जब भी किसी भी बॉडी के ऊपर वर्क डन अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर प्रोड्यूस होगी काइनेटिक एनर्जी का चेंज, यानी कि वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो ये साबित कर दिया। ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल मैं दोबारा से कह देता हूँ, ये मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं आता, ये बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको बता दिया, और पंजाब के किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हो ना, तो ये आपको क्वेश्चन वो लाजमी पूछता है। अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, डिफाइन जियोथर्मल एनर्जी एंड हाउ इट जनरेट, और ये किस तरह बनाई जाती है। आपने इस चैप्टर में ना बहुत सी एनर्जी की टाइप्स पढ़ी होंगी, जैसे इलास्टिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो ये जियोथर्मल एनर्जी ज़्यादातर पेपर में ये पूछा, क्योंकि उसको पता होता है कि बच्चे ने ना ये डेफिनेशन कभी भी नहीं पढ़ी होगी और इसके ऊपर कभी उसने गौर भी नहीं किया होगा। तो आपने इस डेफिनेशन को याद करना है। जियोथर्मल एनर्जी कौन सी एनर्जी है, एनर्जी की वो टाइप जो ज़मीन के नीचे से पाई जाती है। जब ज़मीन के नीचे लावा आपस में फटता है, टकराते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपस में टकराए ना, तो ज़मीन के अर्थ क्रस्ट कहते हैं ज़मीन की
की तह के नीचे जो चीज़ें पाई जाती हैं, जो बड़े-बड़े मटेरियल्स, एलिमेंट्स पाए जाते हैं ना ज़मीन के नीचे, जब वो आपस में टकराते हैं तो एनर्जी की एक शक्ल प्रोड्यूस होती है जिसको जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। और ये जनरेट किस तरह होती है, ये भी आपको बता दिया कि जब वो आपस में ना रेडियो एक्टिव एक्टिवेट करते हैं, मतलब ना आपस में टकराते हैं। जब वो टकराने के बाद जो भी वो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे ना, उसको हम क्या कहेंगे, जियोथर्मल एनर्जी कहेंगे। ये आपने क्वेश्चन लाज़मी करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन आपके पास क्या है? कहता है कि स्टेट या शो या प्रूव दैट, क्या करना है आपने, प्रूव करना है 1 के डब्ल्यूएच 1 किलोवाट आवर को इक्वल पुट करना है इस फिगर के जो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है। या ये क्वेश्चन किस तरह आ सकता है, वो आपसे कह सकता है डिफाइन किलोवाट आवर या डिफाइन 1 किलोवाट आवर। ये अक्सर पेपर में आया होता है, किलोवाट आवर पूछ ले, 1 किलोवाट आवर पूछ ले, इसका मतलब सेम ही होता है। अब इसकी डेफिनेशन नेक्स्ट पेज के ऊपर है, वहां पर देखते हैं। अब इसका आंस देखिएगा, मैं आपको दोबारा कह देता हूँ इसका आंस आपने कैसे लिखना है। ये दोनों क्वेश्चन आपको आ जाएँ, जैसे मैंने प्रीवियस पेज के ऊपर आपको बता दिया, तो आपने आंस ये लिखना है। पहले डेफिनेशन लिखनी है किलोवाट आवर की, चाहे वो आपसे ये पूछे कि प्रूव करके दो कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, डेफिनेशन क्या है किलोवाट आवर की? 1 घंटे के अंदर एक बॉडी जितना वर्क करती है ना, इसको कहते हैं किलोवाट आवर। और उस घंटे के अंदर जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, उसको भी हम किलोवाट आवर में ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब 1 के डब्ल्यू एच, के मीन्स किलो, डब्ल्यू मीन्स वाट, एच मीन्स आवर। अब के का तो आपने कोई इस तरह मतलब के की कुछ ऐसी वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो 1 के डब्ल्यू एच इज इक्वल टू वाट। 1 किलो में कितने वाट होते हैं? 1000। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय आर। आर आपको पता है हमेशा घंटे में नहीं लिया जाता। अकॉर्डिंग टू सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, आपने टाइम को हमेशा सेकंड में लेना है। तो 1 घंटे में 3600 होते हैं सेकंड्स। तो आपने 1000 को मल्टीप्लाई करना है 3600 से, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 आ जाएगा। ये कैसे? आपको पता है ये साइंटिफिक नोटेशन भी आपने पढ़ी हुई है कि ये आपने किस तरह पॉइंट डालते हैं, फिर मल्टीप्लाई करके 6 डिजिट्स ऊपर आएंगे, पावर कैसे आएगी। ठीक है ना, फिर अब ये 10 की पावर 6 है, तो 10 की पावर 6 को मेगा कहते हैं। ठीक है, तो 3.6 मेगा जोल इक्वल आ गया है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जोल। या अगर आपको इस तरह पूछ रहे 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 जोल, तब भी आप सेम इसको ऐसे ही प्रूव करेंगे और डेफिनेशन आपने लिखनी ही लिखनी है। अगर आपको सिंपल डेफिनेशन पूछता है ना किलोवाट आवर की, फिर भी आपने इसको प्रूव करके लाजमी देना है। अब इसी पेज के ऊपर देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 आपने कौन सा करना है? कहता है डिफाइन या स्टेट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दोनों नेम वो यूज करता है अक्सर। वो कह देता है पेपर के अंदर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, स्टेट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते रहते हैं ये कौन सी डेफिनेशन है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कह दे आपको, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको कह दे, तो ये बिल्कुल डेफिनेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की आपने लिखनी है। तो आपकी बुक के अंदर ना टॉपिक 4.7 होगा, उसके अंदर ग्रीन बॉक्स के अंदर ना आपको डेफिनेशन लिखी हुई नजर आएगी पेज नंबर 91 के ऊपर। तो आपने वही डेफिनेशन को उठाकर यहाँ पे लिख देना है, सेम टू सेम उसी डेफिनेशन को। या आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है या आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है, पीछे डिफाइन कह दे या स्टेट कह दे, तो वो सेम ही चीज होती है। क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट क्वेश्चन आप करेंगे सिर्फ इसी चैप्टर के अंदर, सिर्फ 9 चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर सिर्फ आपने 9 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है ना, देखें ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट कंबल्शन, आपने वो टॉपिक पढ़ा ही होगा, डायरेक्ट कंबशन एंड फर्मेंटेशन। कहता है आप ना डायरेक्ट कंबशन एंड फर्मेंटेशन के मुझे मेथड्स बताओ। चाहे मेथड्स का वो वर्ड ना कहे, इस तरह स्टेटमेंट कहे जो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है, ऐसे कहे तो आपने मेथड्स ही लिखने हैं। या वो बायोमास को हमने फ्यूल में किस तरह कन्वर्ट करना है, कंबंशन की वजह से, डायरेक्ट कंबंशन के मेथड से या फर्मेंटेशन के मेथड से, वो जो 2 मेथड्स थे। ठीक है ना, फर्मेंटेशन या डायरेक्ट कंबंशन के। तो इसका आंसर, ये क्वेश्चन दोनों सेम ही है, कोई भी आ जाए ना इन दोनों क्वेश्चन में से, आपने आंसर सिर्फ एक ही लिखना है। डायरेक्ट कंबंशन के मेथड्स ही लिखने होते हैं, चाहे आपको डायरेक्ट कंबंशन से रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट आपको वो कह देना, आपने उसके अंदर मेथड्स ही लिखने होते हैं। अब नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं, इसका आंसर वहां पर अवेलेबल है। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब ना इस पेज के ऊपर देखिएगा, इसका आंसर ऐसे ही आपने लिखना है। मैं सिर्फ आपको समझा देता हूँ, बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको बताया। अगर आप बुक के अंदर से इसका आंसर करेंगे ना, बहुत टफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपको समझ में नहीं आएगी। देखें, आप किस तरह बायोमास को ना
एक फ्यूल में तब्दील कर सकते हैं। बायोमास किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पर वेस्ट वगैरह, ये जो फुजलात या गली सड़ी हुई चीज़ें होती हैं, इससे आप किस तरह एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो। आपने ना इस मैस को ना आपने एक ऐसी जगह पर लेके जाना है जहाँ पर ना कोई एयर मौजूद नहीं है, ठीक है ना? अब हवा नहीं आनी चाहिए उस कमरे के अंदर, उस इलाके के अंदर। अब आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि उसमें ना आपने हीट अप करना है उसको। जैसे ही आप उसको हीट अप करेंगे ना, तो उसके ऊपर आपको 2 चीज़ें नज़र आएँगी, एंजाइम्स और बैक्टीरिया वगैरह आपको नज़र आएँगे। अब उन एंजाइम्स और बैक्टीरिया वगैरह को ना हीट अप करने से ना, वो उस बायोमास के ऊपर आ जाएँगे, उसको करें ठंडा, मतलब उसको पड़ा रहने दें। जैसा ही पड़ा रहने देंगे ना, तो वो बैक्टीरिया वगैरह ऊपर से ना हट जाएँगे, रिमूव हो जाएँगे। तो वो जो बायोमास है ना, वो डायरेक्ट कंबंशन की वजह से, उसको प्रेस करने की वजह से, मशीनों के अंदर प्रेस करने की वजह से वो क्या फ्यूल में मीन्स एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वो सिचुएशन है जो आजकल चाइना वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं। मतलब ये कूड़ा करकट से चाइना वगैरह वाले क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो वो डायरेक्ट कंबंशन और फर्मेंटेशन की एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो ये स्टूडेंट्स 9 क्वेश्चन थे चैप्टर के अंदर। आपने इन्हीं 9 क्वेश्चन को करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इनको इग्नोर नहीं करना। हाँ, इसके अलावा आप जितने मर्जी करना चाहें कर रहे हैं, लेकिन इनको काइंडली इग्नोर मत कीजिएगा, चाहे आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपने मैंने एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं चैप्टर नंबर 4 के। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया है, जाएं देखें, वो भी आपको इंशाल्लाह ताला फायदा होगा। उसका भी मैंने सोल्यूशन जो है इंतहाई सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है। ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 के अंदर से। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर आपको चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज के रिलेटेड क्वेश्चन प्लस उनके सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। और इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है, कोई इशू है, कोई परेशानी है, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। आप तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।